ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए, एग्ज़ाम की बात, केवल एग्ज़ाम की बात मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वीडियो होंगे जिसमें केवल एग्ज़ाम की बात की जाएगी। उसमें 3 पार्ट मैंने बनाया था, चौथा है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो है आपके लिए और इसमें वो डाउट आपके क्लियर होंगे जो शायद दूसरे वीडियो में नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यदि आप एक एक बात को ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं तो आपका रिजल्ट एकदम बहुत बढ़िया आने वाला है। इसमें 1% भी नो डाउट, क्योंकि इसके लिए मैं एक से एक टिप्स आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो लेसन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन 12 वर्षों के अंतर्गत 12 वर्षों में कितने प्रश्न आए हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है, इन सारे प्रश्न के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसा कैसा प्रश्न विद्युत चुंबकीय तरंग से आया है और किन किन बातों पे हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा विद्युत चुंबकीय तरंग में। ये लेसन 3 नंबर का पढ़ना है। आप सब लोग इसको ध्यान से देखिए और एक एक बात मैं बताने की कोशिश करूंगा। इससे संबंधित बड़ा प्रश्न नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा छोटा प्रश्न आया है और एक दो सब्जेक्टिव टाइप है, सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए आते हैं पॉइंट पे, इस पे आते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण। ये क्या, तो सबसे पहले गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बात नंबर 1, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो इन्हें गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, प्रकाश के वेग यानी सी से चलती है। इस कोई पूछे कि विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल बताइए, तो ये सी से जो प्रकाश का वेग, आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही इसका भी वेग होता है। इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र यहाँ पे बताया गया है कि C बराबर 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तीसरा बात आपको याद रखना है यहाँ पे कि आवेशित कणों को तेज करके उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग आप समझ सकते हैं, ये उत्पन्न कहाँ से होती है, तो ये आवेशित कणों को तेज करके, गतिशील बना करके इसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। इसकी प्रकृति की बात करें तो याद रखिए बात नंबर 4, इसकी प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। किसकी प्रकृति? विद्युत चुंबकीय तरंग की। तो ये 4 बातें आप बिल्कुल याद रखिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा और इससे रिलेटेड ही बातें पूछी गई है। मैं आगे बता रहा हूं आपको नेक्स्ट में कि इसके बारे में रिसर्च करने वाले जो पहला व्यक्ति थे उसको H. हॉर्ट्स पहला व्यक्ति था जो क्या किया था, रेडियो तरंगों को संचालित एवं नियंत्रित करने में सफलता पाया था। रेडियो तरंगे जो आज के डेट में बहुत फेमस हैं, आप देख सकते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ कोई भी सिग्नल आता है, रेडियो टीवी हम लोग यूज करते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा, मोबाइल में भी इसका बहुत बड़ा क्या है, उपयोग है इसके सहायता से। आगे यहाँ पे 2 चीज पर ध्यान देना है। एक तो चालन धारा किसको बोलते हैं, तो चालन धारा वही I बराबर dQ/dt। विस्थापन धारा में क्या हो जाता है, I नॉट बराबर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट d∅E/dt। ये चीज याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लोग की इसकी जरूरत पड़ सकती है आगे। ठीक है। आगे गॉस के प्रमेय आप सब लोग जानते हैं कि गॉस के प्रमेय क्लोज इंटीग्रल E इंटू ds किसके बराबर होता है, तो Q/ε0 के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद एक एक चीज आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको बता दूं कि कौन चीज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ आप खूब बढ़िया से एक एक बात को ध्यान से देखेंगे। गॉस के प्रमेय के बारे में आप लोग जानते हैं खूब बढ़िया से। गॉस का नियम ये चुंबकत्व में लागू होता है, फैराडे के नियम, ये बात, तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि चुंबकत्व में गॉस के नियम कैसे काम करता है, तो यहाँ पे B इंटू ds किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किस कण चुंबकत्व में, फैराडे का दूसरा नियम यही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फैराडे का ये नियम है। आगे यदि हम बात करें तो ऊर्जा घनत्व, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन कि U से रिप्रेजेंट करते हैं
और ऊर्जा प्रति इकाई आयतन में अगर ज्ञात करना हो तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? तो U बराबर 1/2 U बराबर 1/2 E स्क्वायर प्लस 1/2 B स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा कहाँ प्रति इकाई आयतन में कितना होता है और ऊर्जा घनत्व से रिलेटेड है। यहीं से अब हम क्या करेंगे, हम U निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं और ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है। दोनों कभी कभी एक नंबर में ये पूछा जाता है, दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। आगे एक बात आपको बता दें कि माइक्रो तरंग जो होता है, ये माइक्रो तरंग बहुत सूक्ष्म तरंगे हैं, इनका उपयोग माइक्रोवेव ओजोन में रडार में भी होता है। औरक्त किरणों का उपयोग कहाँ होता है? तो सोलर कुकर में होता है। ठीक है, ये चीज़ पर ध्यान देना है। आगे रेडियो तरंगे का उपयोग कहाँ होता है? मैंने जैसा कि बताया कि रेडियो टीवी में होता है। गामा किरणों का उपयोग कहाँ होता है? तो कैंसर के इलाज में होता है गामा किरणों का उपयोग। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और आपको ध्यान से एक एक बात को देखना है और सुनना है, क्योंकि बहुत छोटा लेसन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद एक्स किरणों का उपयोग कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे माइक्रो का, मैंने अभी माइक्रो तरंग का उपयोग मैंने बताया माइक्रोवेव ओजोन में होता है। उसके बाद औरक्त किरणें उपयोग सोलर कुकर में होता है। औरक्त किरणों का दृश्य किरणों का उपयोग कहाँ होता है? दुनिया को देखने में। दृश्य किरण का उपयोग कहाँ होता है? पाराबैंगनी किरण, पाराबैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ होता है? जीवाणु को नष्ट करने में। कहाँ होता है? जीवाणु को नष्ट करने में, जीवाणु को नष्ट करने में इसका उपयोग होता है। एक्स किरण जो है इसका उपयोग टूटे हड्डी का पता लगाने में, एक्सरे होता है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो ये कुछ उपयोग हैं कि रेडियो के उपयोग। आगे हम डिटेल्स में इस चीज़ को बताए हैं, यहाँ शॉर्टकट आपको बताया गया है। ये चीज़ आपको हमेशा क्या करना है? याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से अंतरिक्ष में फैलने वाली तरंगे आंतरिक और समय में एक साथ बदलती रहती है। ठीक है, ये चीज देख सकते हैं, दोनों एक साथ बदलती है। ठीक है, बदलती रहती है। इसको ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। दूसरी बात, इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बात नंबर 2 याद रखिएगा। इन तरंगों को, यानी कौन तरंग? विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉइंट नोट किया गया, आप ध्यान से देख सकती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए या संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बात नंबर 3 पर ध्यान देना है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा कितनी होती है? C बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल कितनी होती है? चीज मैंने वहां भी बताया है। आगे बात नंबर 4, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुम्बकीय तरंग विचलन नहीं करता है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E बराबर B, किसके बराबर होता है? C के बराबर होता है और इसका सबका संख्यात्मक मान कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको याद रखना है। आगे की बात अगर हम करें तो यहाँ से आपको हम दिखा दें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग एक की प्रकृति कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद गामा की आवृत्ति क्या होती है? गामा की आवृत्ति तो याद रखिएगा, गामा की आवृत्ति पे यदि हम बात करें तो 3×10⁻21, ठीक है, से 3×10⁸ हर्ट्ज तक होती है ये गामा का और ये रेडियो का। ये दो चीज, गामा और रेडियो, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आया है एग्जाम में। 20 और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है। तो ए ऑप्शन मैंने 4 दिया हुआ है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, और यांत्रिक, यानी ए ऑप्शन इसका सही है, अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति
कैसी होती है? तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य नहीं होती है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पे यदि हम चलें, 2 नंबर, तो निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो आप देख सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक्स विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये विद्युत में 7 होती है। 7 मैंने आगे पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो में एक एक चीज बताया गया है। रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म एक्स गन 7, जिसमें से ध्वनिक तरंगे जो हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऐसा तरंग जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है जिसको संचरित होने के लिए, उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। लेकिन ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं। इसका ऑप्शन आपका 2 नंबर की यदि बात करें तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। आगे यदि हम बात करें तीसरा क्वेश्चन, तो आप खूब बढ़िया से यहाँ देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाली क्वांटिटी, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसके बराबर है? ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारे लोग बार बार गलती करते हैं कि ये किसके बराबर है, इसकी बीमा किसके बराबर है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, पहले हम लोग निकाल के देखेंगे कैसे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन यही था, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या था, यहाँ पे था 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई के स्क्वायर। तो इसको जब आप इसका मान रखेंगे और इसका मान रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे m के पावर -1 है, 2 है, तो ये m हो जाएगा। l 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 2 घटेगा, 1 हो जाएगा। यहाँ t 6 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, t के पावर -2। और a यहाँ 2 माइनस में है और यहाँ 2 किस में है, प्लस में है, तो ये दोनों का कैंसिल, यानी कहने का मतलब कि ये किसके बराबर हो गया, इतना के बराबर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़े तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसका कितना है, m l के पावर -1 t के पावर -2। आगे बढ़िएगा तो जो उसमें बी ऑप्शन दिया था 1/2 बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, उसका भी अगर आप निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा, इसका मान रखिए और निकाल के देखिए तो उसी के बराबर आएगा। यानी कहने का मतलब कि आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं इसमें जो आंसर कौन सही है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। चलिए चलते हैं, बी ऑप्शन सही है। यहाँ से आप खूब बढ़िया से नोट करके बना के देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जब आया था तो परेशान किया था सबको। ये क्वेश्चन 2018 में आया था, ये याद रखिएगा। और ये मैक्सिमम लोग इसको नहीं बना पाएंगे, जिसको डायमेंशन बढ़िया से याद नहीं है, तो ये किसके बराबर, बी ऑप्शन सही है। एंड अगर ब्रिलियंट देखेंगे तो ब्रिलियंट का मॉडल पेपर में ये गलत बताया गया है, उसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है जो कि गलत है। और लोग ए को याद कर लेंगे तो ऐसा है कि बना करके आप देख लीजिए, क्योंकि बिना जांच किए साइंस आप सही नहीं कह सकते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इसको प्रूव करके दिखाइए। चलिए 4 नंबर ऑप्शन पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात इतना का मात्रक क्या होता है। तो 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, इससे अलग नहीं आएगा, एकदम सेम। तो देखिए मैंने अभी तुरंत बताया कि ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है सी के। तो सी क्या है, चाल है, चाल का इसे मतलब क्या होता है, ये जो है B/E। तो यहाँ पे सी का जब फॉर्मूला आप देखेंगे तो E/B होता है। आप ध्यान से देखिए, तो सी का ये सही मात्रक क्या होता है, सी का मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है। देखिए E/B नहीं है, B/E है, तो मीटर पर सेकेंड होता है, तो उसको उल्टा कर देंगे, यानी पर सेकेंड को क्या कर देंगे, उल्टा कीजिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। यानी सेकेंड पर मीटर किसके बराबर, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही है। याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सही है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही है, सेकेंड पर मीटर इसका अनुपात होगा। तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे यदि हम बात करें तो ध्यान से देखिए, 5 पे यदि बात करें तो यहाँ पे डी, अब यहाँ पे देखिए विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बात करें तो ये ई क्रॉस बी, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये सदिश ई क्रॉस सदिश बी के समांतर होता है इसकी डायरेक्शन, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। कहीं कहीं बी लिखा हुआ है, बी गलत है, आप लोग याद रखिएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर डी सही है। ठीक है,
उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देख सकते हैं, निम्न कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र को विक्षेपित नहीं होती है? एक्स किरणें, अल्फा, कैथोड। यानी कहने का मतलब कि ये कैथोड माने इलेक्ट्रॉन हो गया, अल्फा माने पॉजिटिव हो गया, एक्स किरणें विद्युत में, यानी गामा किरणें जो है, ये गामा किरण आपको याद रखना है, गामा किरणें विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती क्योंकि न्यूट्रल होती है। क्या होती है? ये न्यूट्रल होती है, किसी भी क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। कथन, ये इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा रहा है, पहले पूछा जाता था, 2012 में ये क्वेश्चन आया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। दूसरे नंबर कथन दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवित किया जा सकता है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे पहला दोनों कथन सही है, बात सही है कि दोनों कथन सही है, तथा कथन दो जो है वो एक की क्या है? सही व्याख्या है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया 8 में क्वेश्चन, ये 2022 में आया है। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है? 22 का क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं बी सही है। C बराबर 1/, मैंने ऊपर ही बताया था कि 1/√μ0 × ये क्या होता है? ये चीज आपको याद रखना है। तो ये वीडियो था, ये विद्युत चुंबकीय तरंग, बहुत छोटा लेसन है, 3 नंबर में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं इसमें आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि इसमें कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे हैं कि μ0 किसके बराबर होता है? 1/4πk के बराबर होता है। यहाँ μ0 का डायमेंशन यही होता है, इसको आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। μ0 का संख्यात्मक मान मैंने क्लास में आपको बताया था, ये एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यहीं से बनने वाला है। μ0 का संख्यात्मक मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या, इसको हम फर्मी पर मीटर भी बोलते हैं। आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको पता है कि क्या मिला के बनता है? ये बटा क्यू, इसका ये सही मात्रक न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। इसका विमीय सूत्र आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। विमीय सूत्र सबसे आसान तरीका से L⁻⁻1 और एक A, यही इसका डायमेंशन होता है किसका? तीव्रता का। आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर आगे की हम बात करें तो μ0 के बारे में, तो μ0 का भी यहाँ पे A सही मात्रक और डायमेंशन मैंने दिया है, साथ में इसका संख्यात्मक मान। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक एक चीज बताने की कोशिश किया है, और एक एक बात पर यदि आप ध्यान देते हैं तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% यानी क्वेश्चन यहीं से आपका आने वाला है। बी का डायमेंशन क्या होगा? आप यहाँ से देख सकते हैं कि बी का डायमेंशन L⁻⁻1 और A। इस तरीका से ये चीज आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि हमारा सभी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप खूब बढ़िया से 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।